अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखो समराइज रिटन टेक्स्ट। ये राइटिंग मॉड्यूल का पार्ट है मेरे भाई। राइटिंग मॉड्यूल में पहला टास्क है समराइज रिटन टेक्स्ट। तेरे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे समराइज रिटन टेक्स्ट के मेरे भाई। ये कैरी करता है टास्क 30 मार्क्स। प्लीज लिख लो। 30 में से 15 मार्क्स जो है वो रीडिंग को देता है, 15 मार्क्स जो है वो राइटिंग को दे देता है, राइटिंग को दे देता है। आपको ये टास्क करने के लिए 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। आप लोगों को 5 से लेकर के 75 वर्ड्स के बीच में एक समरी लिखनी होती है। सर 5 से लेके 75 वर्ड का मतलब तो हम 6 वर्ड भी लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कम से कम 60 वर्ड्स तो लिखो। ठीक है। और वहीं पर कैनेडियन स्टूडेंट्स यानी कि पीटी कोर वाला जो बच्चा बैठा है, आपकी वर्ड लिमिट थोड़ी सी अलग है कनाडा वाले स्टूडेंट्स। आपको 25 से लेकर के 50 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। और आप कैनेडियन स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरी सलाह है कि आप कम से कम 40 वर्ड्स तो जरूर लिखें। हमारी 60 वर्ड्स मिनिमम लिखो, आपको 40 वर्ड्स मिनिमम लिखने पड़ेंगे। अच्छा सर, ये तो बताओ कि ये टास्क एग्जाम में नजर कैसा आने वाला है, मुझे यहां पे दिखा दो, मुझे बड़ा अच्छा फील होगा। लो आओ आपको दिखा देते हो। ये टास्क आपको ऐसा नजर आएगा, 2-3 पैराग्राफ्स दे रखे होंगे और एक छोटू सा डब्बा होगा नीचे। आपको ऊपर से समरी को पढ़ना है और नीचे खेल खेलना है, समरी लिखनी है। सब कुछ ठीक है, इस टास्क में कोई दिक्कत थोड़ी है। बस एक परेशानी है, पीटी एकेडमिक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया वाले स्टूडेंट्स को एक परेशानी है कि भाई इस टास्क में तू एक ही फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकता है। और वो फुल स्टॉप मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली वो फुल स्टॉप एंड में लगेगी। लाइनों के बीच में तू फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। अगर तूने लाइन के बीच में कहीं पर भी डॉट लगाया तो बस तेरा काम वहीं, खेल वहीं खत्म हो गया। एक फुल स्टॉप लगेगी, एंड में लगेगी। अगर लाइन के बीच में भी कहीं डॉट लगा हुआ है ना, जैसे मिस्टर डॉट ये वो, तो भाई तू ये भी नहीं लिख सकता, क्योंकि पीटी वालों को लगेगा कि तूने फुल स्टॉप लगा डाला। और फुल स्टॉप लगाने वालों की सजाए इस टास्क में सजाए मौत ही है। तो सर फिर मैं मिस्टर डॉट कैसे लिखूंगी? जैसे मर्जी, जो मर्जी करना हो करो, चाहे वर्ड लिखो चाहे इसे चेंज कर दो, आई डोंट केयर। मुझे तो एक फुल स्टॉप चाहिए एंड में। और वहीं पर कैनेडियन स्टूडेंट्स, आप मल्टीपल फुल स्टॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, जो मैं आपको कनेक्टर्स लिखवाऊंगा आप वो भी एक आधी जगह लगा दीजिए। चलो एनीवे, सो और अगर मैंने एग्जाम में एक लाइन लिखी, मैंने एग्जाम में दूसरी लाइन लिखी, मैंने एक और लाइन लिखी, मैंने एक और लाइन लिख दी, एक और लाइन लिख डाली, और एक और लाइन लिख डाली। सर जी मैं इन तड़पती हुई लाइनों को आपस में जोड़ूंगी कैसे? आपने तो कह दिया फुल स्टॉप एंड में लगाओ, ओ एंड में तो लगा दूंगी सर फुल स्टॉप, इन तड़पती हुई लाइनों को आपस में जोड़ूंगी कैसे? कुछ तो हल करो इसका।
कुछ तो बताओ। ये रहे वो तीन कनेक्टर्स, जिन तीन कनेक्टर्स का इस्तेमाल आप लोग करोगे। इन तीन कनेक्टर्स के सिवा किसी भी चौथे कनेक्टर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपने एंड से पहले कॉमा लगाना है। अरे मेरे भाई, एंड के बाद कुछ नहीं है, एंड के आगे कॉमा है और फिर एंड लिख देना। लेकिन मोर ओवर के आगे भी कुछ है, मोर ओवर के पीछे भी कुछ है, फर्दर मोर के आगे भी कुछ है, फर्दर मोर के पीछे भी कुछ है। इनके आगे पीछे, लेकिन एंड के बस आगे आगे कॉमा है, एंड के पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। मोर ओवर के आगे भी कुछ है, मोर ओवर के पीछे भी कुछ है, फर्दर मोर के आगे भी कुछ है, फर्दर मोर के पीछे भी कुछ है। सर ये तीन सुनहरे कनेक्टर्स मैं याद कैसे करूं, रट्टा कैसे मारूं इनका? कोई उसकी भी, कोई उसका भी एक इलाज बताओ। लो ऐसे रट्टा मार लो, ए एम एफ। ए से एंड, एम से मोर ओवर, एफ से फर्दर मोर, ऐसे रट्टा मार लो, ए एम एफ। और याद रखना, एंड का ए छोटा लिखना है, मोर ओवर का एम छोटा लिखना है, फर्दर मोर का एफ छोटा लिखना है। इन्हें कैपिटल लेटर्स में मत चढ़ाया ना वहां पर, समझ गई? कई बच्चे मोर ओवर का एम कैपिटल लिखते हैं, ऐसा गंदा काम आप लोगों ने नहीं करना। लिखो शाबाश, ये तीनों कनेक्टर्स लिख लो, ए एम एफ। फिर से बता रहा हूं, एंड के आगे कॉमा है, एंड के पीछे कुछ नहीं, मोर ओवर के आगे भी कुछ, मोर ओवर के पीछे भी कुछ, फर्दर मोर के आगे भी कुछ, फर्दर मोर के पीछे भी कुछ। ए एम एफ, ए एम एफ, ए एम एफ। एक चीज का और ध्यान रखना है, एक ऐसी टेक्निक आपको बताने लगा हूं जिसका आपको फॉलो करना, जिस रूल का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये पूरी इंग्लिश में यूज होता है, और जहां जहां इस रूल के साथ अन्याय करोगे, इस रूल के साथ धोखाधड़ी करोगे, वहां वहां एक एक बैंड कटवाती हुई चली जाओगी। एक ऐसा रूल सिखाने लगा हूं। जिस बेचारे ने इंग्लिश बनाई थी, वो कुछ कह के गया था मरने से पहले। वो कह के गया था, बेटा ये जितनी भी पंक्चुएशन होती है, जैसे कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, ये जितने भी पंक्चुएशंस होती हैं बेटा, ये हमेशा वर्ड के लास्ट लेटर के साथ चिपकी हुई होती हैं। ये कॉमा जो है, ये आर के साथ चिपका हुआ है। इन दोनों को जुदा मत करा करो। ये सारे के सारे ये खेल खिलौने डरपोक होते हैं, ये डरते हैं खुले में आने से। ये किसी लास्ट लेटर के साथ शब्द के चिपक करके आते हैं, जैसे ये कॉमा ई के साथ चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। कुछ बच्चे ई लिख देंगे, स्पेस देंगे, 150 किलोमीटर बाद कॉमा लगाएंगे, एक बैंड कट होगा। इस बीमारी, इस गलती का आज के बाद बस कसम खा लो, ये पैरों में होंगे किसी लास्ट लेटर के, इनके बीच में जुदा नहीं हो सकते, इकट्ठे हैं। जैसे ये डाल दिया, इन दोनों प्रेमी जोड़ों को एक साथ कर दिया, उसके बाद स्पेस देके अगला वर्ड लिख देना। अब जैसे ये कॉमा है, इससे पहले जो शब्द होगा ये उसके आखिरी लेटर के साथ चिपका हुआ होगा। ये सेमीकोलन है, इससे पहले जो शब्द होगा ये उसके आखिरी लेटर के साथ चिपका हुआ होगा। प्लीज बेरहमी मत करना इनके साथ, इन प्रेमी जोड़ों को जुदा मत कर देना, ठीक है? चलो,
याद रखोगे आज के बाद कभी भी कॉमा कुमा लास्ट लेटर के साथ अटैच करना। ओके, सीख गई सर, सीख गई कि दो लाइनों को आपस में कैसे जोड़ना है। मैं पहली लाइन को और दूसरी लाइन को जोड़ दूंगी कॉमा स्पेस एंड के साथ सर। हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की सीख गई। सेकंड और थर्ड लाइन को जोड़ दूंगी सर, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन लगाऊंगी लास्ट लेटर के पैरों में। आप लोगों ने ये कसम खानी है ना? आप लोग बोलो, सारी लड़कियां सारे लड़के बोलो कि मैं सेमीकॉलन स्पेस मोर ओवर कॉमा लिखूंगा और इसके इन प्रेमी जोड़ों को इकट्ठा रखूंगा। ठीक है, ये भी किसी के साथ चिपका हुआ होगा। उसके बाद सेमीकॉलन स्पेस फर्दर मोर कॉमा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन। सर लाइनें जोड़नी तो सिखा दी आपने, आपका बहुत बहुत थैंक यू। पर सर जी जोड़ूंगी तो तब जब दो अक्षर कुछ लिखूंगी, लिखना तो कुछ सिखाया नहीं, जोड़ना जोड़ना सिखा दिया। कुछ बताओ तो सही कि इनको लिखना कैसे है। मेरे सामने पेपर में ये आ गया सर, तो मैं तो इसे देख करके घबरा जाऊंगा। ये पैराग्राफ 3 आ गए, मैं तो डर जाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको इस टास्क की दो बातें बताता हूं। एक है अच्छी बात और एक है बुरी बात इस टास्क की। इस टास्क की अच्छी बात सुन लो। अच्छी बात यह है कि आप लोग ऊपर से उठा करके सेम ही लाइनें नीचे कॉपी पेस्ट करोगे। जी हां, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम ही लाइनें नीचे कॉपी पेस्ट हो रही है, सेम ही लाइनें नीचे कॉपी पेस्ट हो रही है। मेरे भाई, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे इस टास्क में, बिल्कुल नहीं लगा रहे। जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेम नीचे कॉपी पेस्ट तू कर रहा है। वाह सर जी, ये तो मजा ही आ गया। ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना कुछ होगा। हाँ भाई, ये तो है, फायदा तो है इस टास्क का। लेकिन इस टास्क की एक बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि तेरी मर्जी इस टास्क में नहीं चलती कि जो मन में आया चक के नीचे चिपका गया। सर जी मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने लिख ली, ना भी ना, तेरी मर्जी नहीं चलती। तेरी पसंद नापसंद तेरे हाथ में इस टास्क में नहीं है, बाकी सारा कुछ सही है। क्यों सर जी? ये मुझे कोई लाइन पसंद आ रही है, मैं क्यों नहीं लिख सकता? भाई मैं क्या करूं? मैं आपको रोकने वाला हूं ही कौन? मैं कोई नहीं हूं। मेरे तो खुद इस टास्क में हाथ बंधे हुए हैं। ये जज जो बैठा है अजगर, ये 2 नंबर का जो दिखा रहा है ये 2 नंबर का थोड़ी है, ये 9 नंबर का है, ये 18 नंबर का है अजगर। ये अजगर कहता है कि बेटा अगर अच्छी लाइंस उठाएगा तो 18 में से 18 ले जाएगा, और अगर बुरी लाइंस उठाएगा तो यहां तो जीरो लेकर के जाएगा ही जाएगा। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। मीन्स अगर ऊपर जीरो मिल गया ना तो फिर ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सर कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ये अजगर जो मल्टीप्लाई बाय 9 होता है, ये अजगर सर मुझसे हमेशा खुश रहे। कोई ऐसा तौर तरीका बताओ। है, तरीका है। तरीका ये है कि अगर तेरे पास सामने पैराग्राफ आ गया तो नीचे समरी सजा करके लिखने के कुछ नियम हैं। ऊपर से लाइनें उठाने के नियम हैं और वो 5 नियम हैं।
जिसके अंदर तुझे रहना पड़ेगा। अपनी अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल करके लिखो 5 गोल्डन रूल्स, 5 गोल्डन रूल्स टू पिक अप द बेस्ट लाइन्स फ्रॉम द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में से कौन सी लाइन उठाएं, कौन सी ना उठाएं, उसके 5 रूल्स हैं। लिख लो अपनी अपनी नोटबुक्स में 5 गोल्डन रूल्स टू पिक अप द बेस्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द क्वेश्चन। इसका एक तौर तरीका होता है। लिख लो लिख लो लिख लो। शाबाश शाबाश शाबाश। लिख लिया? ओके। सबसे पहला नियम, कभी भी इस टास्क में गलती से भी एग्जाम्पल वाली लाइन को उठा करके मत लिख दियो। नेवर एवर पिक अप एग्जाम्पल्स फ्रॉम द क्वेश्चन। एग्जाम्पल अलग अलग नामों से होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, टू इलस्ट्रेट एक एग्जाम्पल है। अरे मेरे भाई, कभी भी ऐसी बेकार लाइंस को अपने आंसर में मत लिख देना। अरे ये तो वो बेचारी मरी हुई लाइन होती हैं जो किसी मेन बात का एग्जाम्पल बन करके आई हैं। और एग्जाम्पल तो समरी में कैसे लिख सकता? अरे समरी में तो मोटी मोटी बातें लिखते हैं, समरी में तो एग्जाम्पल लिखने का गुनाह कैसे कर सकता है? एग्जाम्पल के बहुत सारे चेहरे हैं। सच एज भी एक एग्जाम्पल है, टू इलस्ट्रेट भी एक एग्जाम्पल है, एज एन इलस्ट्रेशन भी एक एग्जाम्पल है। हर चीज एक एग्जाम्पल है। फॉर इंस्टेंस भी एक एग्जाम्पल है। कभी एग्जाम्पल वाली लाइन को उठा करके मत लिखना। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, कभी भी जिंदगी में प्रोनाउन वाली लाइन को मत लिखना। प्रोनाउन क्या होता है सर? हमें तो यही नहीं पता। हमें नहीं पता, ये सुनते तो रोज है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, पता किसी का नहीं। प्रोनाउंस क्या होते हैं वो तो बता देता हूं, पर इसके आगे लिख लो कि इस जहरीले प्रोनाउन से शुरू होने वाली लाइन बेकार लाइंस के कैटेगरी में आती हैं, आप इसको नहीं लिखेंगे। प्रोनाउन वाली लाइन यार, जैसे कोई भी लाइन किसी के नाम को उखाड़ करके फेंक दिया जाए और उसके बाद शुरू हो। जैसे कि हर बार मैं अभिनव अभिनव नहीं बोल सकता, एक बारी अभिनव बोल के अगली लाइन में ही बोलूंगा। एक बार अभिनव बोल करके अगली लाइन में ही बोलूंगा। और ऐसे ही कमलप्रीत कौर बार बार नहीं बोल सकता, या किसी का भी नाम ले लो, है ना, सुनैना, सोनिया, जो भी है, इनको आप बार बार नहीं बोल सकते। एक लाइन में नाम आता है, फिर इनके नाम को उखाड़ करके साइड में कर दिया जाता है, अगली लाइन में शी लगेगा। इसी तरह दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे मान लो सुमन एंड आकृति आप बेस्ट फ्रेंड्स, बार बार सुमन और आकृति, सुमन आकृति नहीं बोल सकता। एक बार सुमन और आकृति बोल करके अगली लाइन में दे बोलूंगा। जब जब इनके नाम को उखाड़ करके फेंक दिया जाए और उसकी जगह पर किसी को बिठाया जाए, तो वो हमेशा प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन से शुरू होने वाली लाइन तो आप कभी लिख ही नहीं सकती। लिख लो, ये ही से शुरू होने वाली लाइनें, ये शी से शुरू होने वाली लाइनें, अरे ये बिल्कुल बेकार लाइंस होती हैं। ही, शी, इट, दे, दीज, देम, देयर, वी, यू, गोली मारो इन लाइंस को, ये बेकार लाइंस है।
एक बात का ध्यान रहे, प्रोनाउन प्रोनाउन तभी होता है जब वो किसी के नाम को उखाड़ करके लगाया जाए। कई बार समरी, पूरी की पूरी समरी ही ऑडियंस के लिए यू नाम से होती है। जैसे पूरी समरी में लिखा होगा वो ऑडियंस के लिए यू लगा है, पढ़ने वालों के लिए समरी को यू लगा है, वो किसी के नाम को उखाड़ के यू नहीं लगा होता। ऐसे केस में जब पूरी समरी ही वी या यू से हो, तो वो प्रोनाउन को ना मान करके आप उस लाइन को उठा सकते हो। अरे यू, ही, शी, इट, दे, दीज, देम, देयर वाली लाइनें तो तब नहीं उठानी होती जब ये किसी के नाम को उखाड़ के लगी हों। जैसे मेलबर्न इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बार बार मेलबर्न मेलबर्न नहीं बोल पाया, तो अगली लाइन क्या शुरू होगी? इट से, इट हैज दिस, इट हैज दैट। तो ये प्रोनाउन की कैटेगरी है। लेकिन अगर पूरी समरी में ऑडियंस से, पढ़ने वालों से बात की गई है यू बोल के, वी बोल के, तो आप उसे प्रोनाउन ना माने, आप उस लाइन को फिर उठा सकते हैं। ठीक है। रूल नंबर 3, बहुत बार समरी में, मेरी बात ध्यान से सुनना है, 100% आएगा। बहुत बार समरी में एक सर्वे दिया होगा और उसी के साइड में उस सर्वे का रिजल्ट भी दिया हुआ होगा। तुझे कभी भी सर्वे नहीं लिखना, तुझे सिर्फ उसका निचोड़, उसका रिजल्ट लिखना है बच्चे। कभी भी सर्वे नहीं लिखते। पक्का आएगा पेपर में, आएगा 500 लोगों का सर्वे हुआ, उनसे ये पूछा, उनसे वो पूछा। ना ना ना, तू ये सब नहीं लिखेगा। तू तो उसका निचोड़ लिखेगा कि जो उनसे पूछा था उन्होंने बताया क्या। जैसे सर्वे आ गया कि 150 लोगों से पूछा कि तुम्हें एवोकाडो शेक कैसा लगता है, वो 150 के 150 लोगों ने क्या बोला, वो तेरा रिजल्ट है। तुझे ये नहीं लिखना कि क्या पूछा, तुझे ये लिखना है कि जवाब क्या आया, ये तुझे लिखना है। प्लीज अपनी आंसर में लिख लो, ओनली पिक अप द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, ओनली पिक अप द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। सिर्फ रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट। पहले 3 रूल आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल की तरफ कभी मुंह उठा के मत देखना। प्रोनाउन से शुरू होने वाली लाइंस को कभी नहीं लिखते। लेकिन अगर ऑडियंस के लिए, पढ़ने वालों के लिए यू और वी लगाया है तो आप उस लाइन को लिख सकते हो। नंबर 3, सर्वे जैसे सवाल पूछे गए, जो हुआ वो नहीं लिखते, उसका निचोड़ लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 है डिस्कोर्स मार्कर। लिखो अपनी अपनी नोटबुक्स में, रूल नंबर 4 है डिस्कोर्स मार्कर्स। अगर कोई भी लाइन हाउएवर कॉमा से शुरू हो रही है, कोई भी लाइन मोरोवर कॉमा से शुरू हो रही है, कोई भी लाइन बट कॉमा से शुरू हो रही है, याद रखना इनके पीछे कॉमा जरूर होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। कोई भी लाइन इन एडिशन कॉमा से शुरू हो रही है, ओ हो, भाई समझ लियो कि भयंकर कंटेंट निकल के इसके बाद आएगा। समझ लियो भी इसके बाद जो आएगा वो तेरे लिए जरूरी है लिखना, बहुत जरूरी है। अरे ये होते नहीं क्या, जितने भी दुनिया में कनेक्टर्स हैं, बस इनके पीछे कॉमा लगा हुआ हो, ये सारे के सारे डिस्कोर्स मार्कर्स ही होते हैं। सारे के सारे डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कॉमा, ये एक डिस्कोर्स मार्कर है। कॉन्सिक्वेंटली कॉमा एक डिस्कोर्स मार्कर है। अरे आपको डिस्कोर्स मार्कर नहीं लिखने मेरे भाई, हेलो, ये डिस्कोर्स मार्कर मुड़कर नहीं लिखने, इसके बाद वाली पूरी लाइन लिखनी है।
ये डिस्कोर्स मार्कर नहीं लिखने, इसके बाद वाली पूरी लाइन लिखनी है। ये डिस्कोर्स मार्कर नहीं लिखने, इसके बाद वाली पूरी लाइन लिखनी है। डिस्कोर्स मार्कर नहीं लिखने, इसके बाद वाली पूरी लाइन लिखनी है। डिस्कोर्स मार्कर नहीं लिखने, इसके बाद वाली पूरी लाइन लिखनी है। डू नॉट पिक अप द डिस्कोर्स मार्कर्स, यू विल ओनली हैव टू पिक अप द लाइन राइट नेक्स्ट टू द डिस्कोर्स मार्कर। कुछ भी हो, जितने भी हैं ये फाइनली कॉमा, कॉन्सिक्वेंटली कॉमा, जितने भी होते हैं यार, बस एग्जाम्पल कॉमा को छोड़ के, है ना, एग्जाम्पल वाला ना हो सेंटेंस, बाकी सारे डिस्कोर्स मार्कर्स के बाद वाली येट कॉमा, सो कॉमा, इनसे लाइन शुरू होनी चाहिए, बीच में ना हो, ये शुरुआत इनसे हो, तो उसके बाद वाली आप लाइन उठा करके लिख सकते हो। बीच में हो गए सर, तो बीच वाले को तो तुम फ्रंट के 2-3 वर्ड्स पढ़ोगे कि क्या है। अगर वो फ्रंट के प्रोनाउंस है फिर मत लिखना। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर ये लाइन चल रही है चल रही है चल रही है, उसके बीच में हाउएवर कॉमा कहीं लग गया, तो इतना इंपॉर्टेंस मत देना इस बात को। शुरुआत हाउएवर कॉमा से हो तो आप लिखना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आप लाइन के बीच में हाउएवर कॉमा लग गया, लेकिन वो लाइन एक जहरीले शब्द ही या शी से शुरू हो रही थी, तो उसकी तो वैसे ही कोई वेटेज नहीं है। तो बीच में पड़ा हुआ ये कोई काम का नहीं है, ये स्टार्टिंग ही देखना इसकी। सर अगर इसी के बाद कोई लाइन प्रोनाउन से शुरू हो गई तो मेरे भाई फिर तू लिख सकता है। हाउएवर कॉमा से शुरू हो रही है ना, वो ही तो सेकंड वर्ड है ना, हाउएवर कॉमा से शुरू हो रही है वैसे तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। चारों के चार रूल्स आई होप तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्कोर्स मार्कर के बाद अगर प्रोनाउन से लाइन शुरू हो रही है तो तू लिख सकता है उस केस में, क्योंकि वो पहला वर्ड प्रोनाउन नहीं है, वो हाउएवर से शुरू हुई है। ठीक है, चलो पहले 4 रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ रूल मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, डिस्कोर्स मार्कर के बाद वाली पूरी लाइन चकनी है, डिस्कोर्स मार्कर नहीं लिखने। सर जी डिस्कोर्स मार्कर क्यों नहीं लिखने? डिस्कोर्स मार्कर इसलिए नहीं लिखने क्योंकि अपने ऑलरेडी हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, है ना। हमारे पास अपने ऑलरेडी डिस्कोर्स मार्कर कह रहा हूँ, अपने पास ऑलरेडी कनेक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास अपने है ना AMF, तो हम यार अपना भी लगा दें, इनका भी लगा दें, फिर डबल नहीं हो जाएंगे, इसलिए इनके वाला रहने दो, मेरे वाला लिख दो, या मेरे वाला रहने दो, इनके वाला लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप दोनों में से चूज कर लो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ भी AMF रटा पड़ा है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है इनको, इनके डिस्कोर्स मार्कर्स लिखने की, उसके बाद वाली पूरी लाइन लिख सकते हो। मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, डिस्कोर्स मार्कर के बाद वाली पूरी लाइन पिक करनी। रूल नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल में आता है। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है ये क्या है सर? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको जो मर्जी बोलते हैं, बस तू अपने दिमाग में डाल दे कि ये 2 बिंदियां देखते ही, कॉलन बोलते हैं वैसे, ये 2 बिंदियां दिखते ही तुझे अपने दिमाग को सुन्न कर लेना है। अगर तुझे ये 2 बिंदियां दिख गई तो एक और चीज तुझे देखने को मिलेगी। जा मैं तुझे ये चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। जब भी ये 2 बिंदियां होगी ना, एक रूल होगा कि इन 2 बिंदियों से पहले पहले लगने से पहले एक लंबी सी लाइन होगी, और जैसे ही ये 2 बिंदियां लग गई, इसके बाद कभी लंबी लाइन नहीं हो सकती। इसके बाद टुकड़ों में वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड कॉमा, दूसरा वर्ड कॉमा, तीसरा वर्ड कॉमा, चौथा वर्ड कॉमा, पंजवां वर्ड कॉमा, छठा वर्ड कॉमा, सातवां वर्ड कॉमा, आठवां वर्ड कॉमा, नौवां वर्ड कॉमा। मेरे कहने का मतलब समझ, कॉलन से पहले तो लंबी लाइन है, और कॉलन के बाद लंबी लाइन नहीं है, कॉलन के बाद सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स हैं। यही मिलेगा हमेशा, कॉलन के बाद लंबी लाइन नहीं होती, कॉलन के बाद कीवर्ड्स होते हैं। इनको बोलते हैं इंग्लिश में लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब आप कहोगे मैं क्या करूं सर जी, आपने तो बना दिए ड्राइंग, मैं क्या करूं? अब तुझे क्या करना है, कॉलन से पहले पूरी लाइन लिखनी है, और कॉलम के बाद सारे कीवर्ड्स लिखने हैं।
कॉलन के पहले पूरी लाइन लिखनी है और कॉलन के बाद सारे कीवर्ड्स लिखने हैं कॉमा डाल डाल के। और हां, तुझे कॉलन भी अपने आंसर में लगाना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉलन से पहले पूरी लाइन, कॉलन के बाद सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स बस। फिर से कह रहा हूं आखिरी बार, कॉलन से पहले वाली पूरी लाइन चक के लिख लियो, एज इट इज अपने आंसर में लिख लियो। दो बिंदियां भी लगा दियो और दो बिंदियों के बाद सारे कीवर्ड्स कॉमा डाल डाल के लिख दियो, कॉमा डाल डाल के लिख दियो। लेकिन याद रहे, अगर इन कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ओ हो, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ नाम नाम लिखने हैं। कई बार, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, एक सेकंड रुको, कॉलन जहरीले, इस कॉलन का आंसर वो दिखाता हूं आपको, एक रुको। ये जो दो बिंदियां दिख रही हैं, इससे पहले है ना एक लंबी लाइन, है ना एक लंबी लाइन, और इन दो बिंदियों के बाद है ना कीवर्ड्स। हाँ है। तो तुझे क्या करना है, दो बिंदियों से पहले वाली पूरी लाइन लिखनी है, दो बिंदियां भी अपने आंसर में लगानी है, दो बिंदियों के बाद सारे कीवर्ड्स अपने आंसर में लिखने हैं। कॉलन से पहले पूरी लाइन लिखनी है, कॉलन के बाद सारे कीवर्ड्स कॉमा डाल डाल करके लिखने हैं, कॉलन भी अपने आंसर में लिखना है। अगर इन कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है ना, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, कल एक कीवर्ड कीवर्ड लिखने हैं। राइटिंग लिखा हुआ है, राइटिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, कल एक कीवर्ड कीवर्ड लिखने हैं। रीडिंग लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, कल एक कीवर्ड कीवर्ड लिखने हैं। लिसनिंग लिखा हुआ है, इसे एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, कल एक कीवर्ड कीवर्ड लिखने हैं। मैं आखिरी बारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉलन से पहले पूरी लाइन, कॉलन के बाद सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड। अगर कीवर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। कॉलन भी लगेगा आंसर में, और देख ले लास्ट लेटर के साथ चिपका हुआ है, प्रेमी जोड़ा अलग मत कर देना, ठीक है। आखिरी बार बता दूं, जहां दो बिंदियां दिख गई उससे पहले वाली पूरी लाइन लिखनी है, दो बिंदियां भी लगानी है, और दो बिंदियों के बाद सारे कीवर्ड्स कॉमा डाल डाल करके लिखने हैं। पांचों रूल्स एक बार रिपीट करते हैं। आंखें बंद करो सभी, क्लोज योर आइज। जो भी मतलब आप लोग दिमाग में अपने जीरो करके आंखें बंद करो। पेपर में बैठी हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब क्या करोगी? सबसे पहले ध्यान रखना है, एग्जाम्पल वाली लाइन से बहुत दूर रहना है, कभी नहीं लिखना आंसर में एग्जाम्पल वाली लाइन को। नंबर 2, कोई भी लाइन ही शी इट दे दीज देम देयर वी यू से शुरू होती हो तो नहीं लिखना, लेकिन अगर ऑडियंस के लिए लगाया है, किसी के नाम को काट के नहीं लगाया, तो आप उसे लिख सकते हो। तीसरा, सर्वे कभी नहीं लिखना, उसका निचोड़ निचोड़ लिखना, रिजल्ट रिजल्ट लिखना। नंबर 4, डिस्कोर्स मार्कर के बाद वाली पूरी लाइन लिखनी है, डिस्कोर्स मार्कर नहीं लिखना, डिस्कोर्स मार्कर के बाद वाली पूरी लाइन लिखनी है। कॉलन नहीं लिखना, सॉरी, अपॉलॉजीज गाइस, कॉलन लिखना है, कॉलन से पहले वाली पूरी लाइन भी लिखनी है, कॉलन के बाद वाले सारे कीवर्ड्स भी लिखने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, कॉलन भी लिखना है, कॉलन से पहले वाली पूरी लाइन लिखनी है, कॉलन के बाद वाले सारे कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, क्लियर है? ये रहा वो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप इसे सिर्फ रीड रीड कर लो। जैसे ही यहां पर 8 लिखा आया, मैं बोलना शुरू कर दूंगा, आप सिर्फ रीड रीड कर लो, इसको सिर्फ रीड रीड कर लो।
रीड कर लो। आओ खेल शुरू करते हैं। देखो, वर्किंग 9 to 5, क्या ये एग्जाम्पल से शुरू हो रहा है? जी नहीं। कहीं लिखा है फॉर एग्जाम्पल? क्या ये लाइन प्रोनाउन से शुरू हो रही है? जी नहीं। क्या ये सर्वे है? जी नहीं। तो अगर ये पहले 3 रूल पास कर गया तो मैं इस लाइन को उठा करके बेझिझक होकर लिख सकता हूं। मिलियंस ऑफ पीपल, क्या ये एग्जाम्पल है? जी नहीं। क्या ये प्रोनाउन है? जी नहीं। क्या ये सर्वे है? कहीं लिखा है इतने लोगों का सर्वे हुआ? जी नहीं। तो मैं इस लाइन को भी उठा करके लिख सकता हूं। सर, आप इतनी लंबी लाइन लिखने के बजाय लाइन को आधा लिख दो यहां तक, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली लाइन कॉमा स्पेस एंड, और दूसरी लाइन मिलियंस का एम मैंने छोटा कर दिया। सर, आपने पूरी लाइन क्यों नहीं उठाई? भाई, ऐसे आदि भी लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं होता। दिस इज हार्डली, दिस लगा है, किसी चीज के नाम को काट के दिस लगा है। अरे मैं इसको लाइन को नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। अगली लाइन देखते हैं, अगली लाइन देखते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स एंड व्हाट मोटिवेट्स पीपल, McKinsey सर्वेड 8,000 पीपल। सर्वे दिया हुआ है, क्या मैं सर्वे लिखूं क्या? अरे नहीं लिख सकता सर्वे, सर्वे का रिजल्ट रिजल्ट लिखना है। सर्वे दिया हुआ था, अरे सर्वे तो नहीं लिखा। उसका निचोड़ हमेशा दिया हुआ होगा। जब जब इस दुनिया में सर्वे आएगा, तब तब रिजल्ट भी साइड में ही दिया हुआ होगा। तो मैं इस रिजल्ट को लिख लेता हूं, रिजल्ट को लिख लेता हूं। सर, अगर इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी, आप इसको भी छोटी करवाओ ना। अ, ठीक है, एक काम करो, फिर तुम ये वाली लाइन काट दो, फाइंड्स दैट वाली, ये काट दो बीच में से। अगर नहीं काटनी, कोई चक्कर नहीं भाई, टेंशन मत लेना कि ये क्यों बीच में से कटवा रहा है, रिजल्ट है ये तो, ये वो। मैं इसलिए कटवा रहा हूं, कभी वर्ड लिमिट ना पूरी हो जाए। वैसे मैंने यहां तक काट दिया। इससे पहले वाला टुकड़ा लिख दूंगा, इसके बाद वाला टुकड़ा लिख दूंगा, बीच वाला काट फेंकूंगा। सेमीकॉलन स्पेस, मोर ओवर कॉमा, और लास्ट में ये छोटू सा टुकड़ा भी ऐड कर दिया। बीच का काट फेंका। आगे चलते हैं।
While demographically diverse, independent workers largely fit into four segments. मैं पढ़ ही रहा था कि मेरी नजर पड़ी इन दो शैतानी बिंदियों पर, कॉलन पर। अरे कॉलन से पहले वाला रूल तो याद होगा आपको कि कॉलन से पहले एक लंबी लाइन होगी। हाँ, ये रही वो लंबी लाइन। अरे आपको ये रूल तो याद होगा कि कॉलन के बाद सिर्फ कीवर्ड्स होंगे। हाँ, ये रहे कीवर्ड्स। एक कीवर्ड एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखनी, कल एक कीवर्ड कीवर्ड लिखने हैं। कैजुअल अर्नर्स, कीवर्ड लिख दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। रिलक्टेंट्स, कीवर्ड लिख दिया, एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखनी। एंड द फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड, कीवर्ड लिख दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी। आओ मैं अगला कनेक्टर लिखता हूं, सेमीकोलन स्पेस फर्दर मोर कॉमा, कॉलन से पहले वाली पूरी लाइन लिख दी, कॉलन लगाया, कॉलन के बाद सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिखे। अरे कीवर्ड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी। जो कनाडा वाले बच्चे हैं, आप इस लास्ट लाइन को मत लिखना क्योंकि आपके वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। कनाडा वाले बच्चे सोच रहे होंगे हम तो मल्टीपल फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, फिर भी हम ये लिखें कनेक्टर्स। हाँ, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 73 वर्ड्स लिख बैठा, कितने लिख सकता था? 75 लिख सकता था, कितने लिख बैठा? 73 लिख बैठा। सर इंडिपेंडेंट का आई तो कैपिटल है भाई, ऊपर था मैंने भी लिख दिया, लो छोटा कर दिया। ऊपर गलती से देखो, वहां पे गलत इंग्लिश थोड़ी आएगी, यहाँ पे बेशक गलती हो सकती है, वहां थोड़ी होगी। सो डोंट वरी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा लाना। अब चार वर्ड कौन से चेंज करें? चार वर्ड कौन से, मैं आपको बता दूं सर, ये चार वर्ड का क्या सीन है कि यार देखो, वैसे तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लोगों को रीचेकिंग भरनी पड़ जाए अपने एग्जाम में किसी भी रीजन की वजह से, तो आई थिंक चार वर्ड्स अगर आप चेंज करो तो आप फायदे में रहोगे। तो कुछ चार वर्ड चेंज करते हैं। वर्किंग 9 to 5 फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर्स, वर्किंग लॉन्ग आवर्स कर दें, इसको लॉन्ग आवर्स कर देता हूं। इंडिपेंडेंटली को और क्या लिख सकते हैं? एंड वर्क विद इंडिपेंडेंस। और और क्या कर सकते हैं? और कोई वर्ड जिसको चेंज कर सकते हैं? वेरियस इनकम स्ट्रीम्स की जगह मैनी इनकम स्ट्रीम कर सकते हैं। बस चारक वर्ड्स बहुत हैं। ठीक है, अब इसकी स्कोरिंग पे मत जाना है एपीयूनी की, क्योंकि ये गलत स्कोरिंग करता है, मैं आपको बता रहा हूं सीरियसली। ये कहेगा कि और वर्ड्स चेंज करो और करो, कंटेंट में बहुत लो स्कोर देगा आपको। आपने इसकी परवाह नहीं करनी, ठीक है? आपको मैं वैसे दिखा देता हूं, लेकिन आपने इसकी परवाह नहीं करनी, ठीक है? इसको बस सबमिट करना, और इसकी आपने स्कोरिंग की टेंशन नहीं ली। कुछ बोल देगा कि ये फ्रेजेस जो आपने उठाए हैं वो ये है वो है, आप इसके फीडबैक को गोली मारना, बिल्कुल ठीक है? आप इसके फीडबैक को गोली मारना, डोंट वरी अबाउट इट। आपको जैसे मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे ही चलना, ये तो करता ही। अभी अगले क्वेश्चन में भी कॉपी पेस्ट करूंगा, उसमें उसमें बहुत अच्छे दे देगा, तो आपने इसकी परवाह नहीं करनी, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं, दो ही क्वेश्चन कराऊंगा अभी, लास्ट है ये, बस इसको कर लो। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ें
और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस क्वेश्चन को करते हुए आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब मैं इसे कराऊंगा। ठीक है, पढ़ लें इसे। टाइम अप। क्योंकि तुम पूरी लाइंस थोड़ी पढ़ोगे, तुम दो दो वर्ड ही तो पढ़ोगे, तो तुम इतना टाइम कैसे दे दे। आओ देखते हैं। डिसेबल्ड पीपल वर अमंग द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। क्या ये एग्जाम्पल से शुरू हो रहा है? जी नहीं। क्या ये प्रोनाउन है? जी नहीं। क्या ये सर्वे है? जी नहीं। तो मैं इसे चक के लिख दूंगा। अगली लाइन दे से शुरू हो रही है ना भाई, डिसेबल्ड पीपल के नाम को काट के दे लगा हुआ है, मैं नहीं लिखता। सम ऑफ दीज, कौन दीज? वो भी पुरानी बात कर रहे हैं, मैं नहीं लिखता। वो भी पुरानी पुरानी बात को खींच रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं नहीं लिखता। अगली लाइन दे से शुरू है, क्या मैं प्रोनाउन से शुरू होने वाली लाइन को लिखूं? नहीं लिखता, नहीं लिखता। आगे चलते हैं। फॉर सम डिसेबिलिटी ग्रुप्स, फॉर सम ऑफ देन नहीं लिखा, फॉर सम ऑफ दे नहीं लिखा, फॉर सम डिसेबिलिटी ग्रुप्स लिखा है। अगर यहां पे देम या दे या दीज लिखा होता बिल्कुल ना चकता उस लाइन को। अब उठाऊंगा, अब उठाऊंगा, इस लाइन को लिखूंगा। और जो ये ब्रैकेट में है, अरे ये तो पहले ही बेचारा बंद जंजीरों के बीच में है। इसको तो क्या करेंगे लिख करके? ब्रैकेट वाला मत लिखा करो। ये तो वो वर्ड होते हैं जिनकी बेइज्जती हुई हुई है, इन्हें तो खुले में आने की इजाजत भी नहीं है। आप इसे कैसे लिख सकते हो? आओ, मैं पहली और दूसरी लाइन को कनेक्ट करने जा रहा हूं। कर दिया। उसके बाद है एग्जाम्पल वाली लाइन। क्या मैं एग्जाम्पल वाला पॉइंट उठा करके लिखूं? जी नहीं। एग्जाम्पल मैं कभी नहीं लिख सकता। एग्जाम्पल में कुछ भी हो मैं कभी नहीं लिख सकता। और ये पूरा का पूरा यहां तक एग्जाम्पल है, क्योंकि फुल स्टॉप यहीं लगी हुई है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही चल रहा था। बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं थी कि एग्जाम्पल बंद हुआ और फिर अगली लाइन शुरू हुई, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से एग्जाम्पल चल रहा था यहां से और यहां पे खत्म हो गया। अगली लाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैन इनेबल डिसेबल स्टूडेंट्स। हाँ, मैं ये लाइन उठा के लिख सकता हूं। मेरा अगला कनेक्टर क्या है? सेमीकोलन है, स्पेस है, मोरोवर कॉमा है। ऑनलाइन का ओ मैंने छोटा कर दिया। अगली लाइन एग्जाम्पल वाली लाइन है। क्या मैं एग्जाम्पल वाली लाइन को लिखने की गलती करूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं एग्जाम्पल वाली लाइन नहीं लिख सकता। उसके बाद है इन एडिशन कॉमा। इन एडिशन कॉमा, ये एक डिस्कोर्स मार्कर है, क्योंकि इसके पीछे कॉमा लगा हुआ है और ये कनेक्टर टाइप वर्ड है, इसके पीछे कॉमा लगा हुआ है, ये एक डिस्कोर्स मार्कर है। और डिस्कोर्स मार्कर के बाद वाली पूरी लाइन लिखनी, सेमीकोलन स्पेस, फर्दर मोर कॉमा, लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा दिया। कितने वर्ड लिख सकता था? 75। कितने लिख बैठा? 70। आओ जरा दो चार वर्ड्स चेंज कर देते हैं। ठीक है, मोर एक्सेसिबल को चेंज करके कर दूं, कैन बी easier to access than printed more on peers को लिख दूं with their friends। peers वैसे कुछ भी हो सकता है, colleagues भी हो सकते हैं, colleagues इज a better word दो, colleague लिख सकते हैं।
Furthermore, people's disability are not necessarily visible. Ah, in online communication systems, so disabled people do not have to declare the disability and are not perceived as being different. ठीक है. 71 वर्ड्स लिख दिए, 2-4 वर्ड चेंज किए, 2-4 वर्ड चेंज किए बस, और तो कुछ नहीं किया. एक कलीग्स के स्पेलिंग मैंने करेक्ट करे, कलीग्स के स्पेलिंग गलत थे हमारे, मैंने सही कर दिया. अब इसको मेट्स भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो. तो दैट्स इट. बाकी इसको सबमिट करते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कहता है. तो अब 8.5 दे दिए. अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट ही किया, अब क्यों मुझे दे दिए कंटेंट में इतने नंबर. तो कहने का मतलब है यार, ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. बस आप 4 या 3 वर्ड्स वैसे बदल देना, ठीक है, कोई भी 3 या 4 वर्ड्स बदल देना, बाकी तो सारा कुछ सही है. अब मैं आपको ना एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ यार इस टास्क की. कई बार ऐसा होगा कि पूरा का पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट होगा, पहला पैरा भी इंपॉर्टेंट, दूसरा भी, तीसरा भी. फिर उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप हम्म, थोड़ा सा यहां से लिख देना, थोड़ा सा यहां से, थोड़ा सा यहां से. ये मत करना कि सारा कुछ यहीं से इकट्ठा करके लिख दिया और नीचे वाले 2 पैराग्राफ रो रहे हैं, अभी मुझे तो देखा ही नहीं. ऐसे मत करना, क्योंकि ये भी तो कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है. 1-2 लाइन यहां से लिख दी, एक यहां से, एक यहां से. हाँ, अगर 6-7 पैराग्राफ्स हैं तो सब में से तो उठा नहीं सकते, लेकिन अगर 3 है तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा थोड़ा हर एक उससे उठा लेना चाहिए. उसके बाद कई बार ऐसा भी होगा कि पूरी की पूरी समरी ही बेकार होगी, अनइम्पोर्टेंट होगी, पूरा का पूरा बेकार ही दे रखा होगा सिस्टम सारा. ये भी एग्जाम्पल, ये भी प्रोनाउन, ये भी एग्जाम्पल, ये भी प्रोनाउन. फिर क्या करोगे? फिर ये कहोगे कि मैं अभिनव की स्टूडेंट हूं, अभिनव ने मना किया है एग्जाम्पल उठाने से, तो मैं उठाऊंगी नहीं, मैं क्वेश्चन ही छोड़ देती हूं. ऐसे थोड़ी करोगे. उस केस में तेरी मर्जी, जो चक्के लिखना लिख दे, तेरी मर्जी, योर लाइफ योर रूल्स. लेकिन थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा बीच में से, थोड़ा सा नीचे से. मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा टेक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सारा का सारा पैराग्राफ ही बेकार आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है. बट फिर भी जस्ट लेटिंग यू नो. और एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि अगर कहीं लाइन के बीच में डॉट लिखा हो भाई, तू वो डॉट नहीं लगा सकता. U.N.N.R कुछ होगी इसकी फुल फॉर्म, तू डॉट्स लगाएगा, तेरा खेल खत्म हो जाएगा. तू या तो ये वर्ड की जगह कुछ और लिख दियो, UNR की जगह कुछ भी लिख दियो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख दिया. आई नो इट डजंट मेक सेंस, बट फिर भी अपने आप को बचाने के लिए बस फुल स्टॉप तो एक डलेगी लास्ट में. मेरे पास एग्जाम में आया था www.timbernerlee.com. मैंने नहीं लिखा www.com, मैंने नहीं लिखा, मैंने तो सिंपल टिम बर्नर ली लिखाया. www. को काट फेंका, .com को भी काट फेंका, बस लास्ट का बस वो बीच का टिम बर्नर ली लिखाया. क्योंकि डॉट का पीटी एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, डॉट का आपको बहुत भारी भुगतान करना पड़ता है. डॉट तो एक एंड में ही लगेगी, बस दैट्स इट, ठीक है. बस अब वो क्वेश्चंस कर लो जो आपको दिए गए प्रिडिक्शन फाइल में है, ग्रुप में है, उन्हें कर जाओ. उसके अलावा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. शाबाश.